नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दुर्गा शंकर ढिल्लन, जोड़ प्रत्यारोपण यानी आर्थोस्कोपी स्पेशलिस्ट, कोटा हार्ट एंड श्रीजी हॉस्पिटल, विजिटिंग डॉक्टर एट जनरल हॉस्पिटल 12। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप यानी कि कूल्हे के जोड़ के दर्द के बारे में। एवेस्कुलर नेक्रोसिस को सामान्य भाषा में हम बोलते हैं कूल्हे का जोड़ गल जाना, कूल्हे का जोड़ खराब हो जाना। हिप जॉइंट होता है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। एक बॉल होती है, एक सॉकेट होता है। ये बॉल सॉकेट के अंदर घूमता रहता है। जब हम बैठते हैं, हल्दी फल लगा के बैठते हैं, चलते हैं, कुर्सी पे बैठते हैं, तो ये जोड़ अपने उस पर मूवमेंट करता है। इसकी वजह से हमें पेनलेस मूवमेंट पॉसिबल होता है। लेकिन अगर गोला गल गया, जैसे कि ये है, ये गोला होता है, ये छत होती है गोले की जिसमें गोला घूमता है, तो खून की सप्लाई कम होने की वजह से या फिर इसमें जो खून की सप्लाई आती है उसके ब्लॉक हो जाने की वजह से ये गोला गलना स्टार्ट हो जाता है। इसको बोलते हैं एवेस्कुलर नेक्रोसिस या जॉइंट गल जाना। इसके कारण क्या है, इसको कैसे हम पहचानें, कैसे इसको डायग्नोस किया जा सकता है और क्या इसका इलाज क्या है और इसको बचाव के तरीके क्या है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। मल्टीपल फैक्टर मिलके एवेस्कुलर नेक्रोसिस करते हैं। इसका दोस्तों सबसे बड़ा जो कारण है वो है स्टेरॉइड इनटेक की स्ट्रीट या स्टेरॉइड का शरीर के अंदर जाना। अब स्टेरॉइड किस किस फॉर्म में जा सकता है और ये अपने के शरीर को क्या नुकसान कर सकता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। स्टेरॉइड जो सबसे कॉमनली जो हमारी प्रैक्टिस में देखने को आया है वो है बॉडी बिल्डिंग के लिए हम स्टेरॉइड यूज़ करते हैं, या फिर जो पाउडर्स हम बहुत सारे तरह के पाउडर हम बॉडी बिल्डिंग के लिए यूज़ करते हैं उनमें स्टेरॉइड हो सकता है। एक बार तो आपकी बॉडी बन जाएगी या आपकी मसल्स बन जाएगी बात, लेकिन फ्यूचर में आपको इसमें एवेस्कुलर नेक्रोसिस होने की संभावना बनी रहती है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट कारण, अगर चमड़ी की बीमारी के लिए आपने कोई ट्रीटमेंट लिया है और उसमें कोई स्टेरॉइड है तो फिर आपको एवेस्कुलर नेक्रोसिस होने की संभावना रहती है। तीसरा है कोई गठिया की बीमारी है, उसमें आपको अगर स्टेरॉइड दिया हुआ है डॉक्टर ने मेडिसिन में, तो आपको एवेस्कुलर नेक्रोसिस की संभावना है। और भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे देसी दवाई के नाम पे पाउडर या कुछ मोटा होने के लिए कुछ लोग टेबलेट्स या स्टेरॉइड्स लेते हैं, उससे भी आपको एवेस्कुलर नेक्रोसिस हो सकता है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो कारण है इसका है वो है एल्कोहल या ड्रिंक। जो लोग रेगुलरली ड्रिंक करते हैं उसकी वजह से भी आपको एवेस्कुलर नेक्रोसिस होने की संभावना बनी रहती है। तीसरा है स्मोकिंग का कारण हो सकता है, या फिर कोई ब्लड रिलेटेड आपको बीमारी है जिसमें ब्लड गाढ़ा है आपका, तो खून का थक्का बंद होने की वजह से आपको एवेस्कुलर नेक्रोसिस हो सकता है। सामान्यतः ये बीमारी जवान आदमियों को 20 साल, 30 साल या 40 साल के आसपास की उम्र में होती है और लड़कों को स्पेशली या आदमियों को स्पेशली ज़्यादा होती है। इसके सिम्टम्स क्या है, इसको पहचाने कैसे? सामान्यतः जो मरीज एवेस्कुलर नेक्रोसिस के जो आते हैं वो कमर दर्द, कूल्हे के आसपास या ऊपर कमर दर्द या फिर घुटने में दर्द करके भी आ सकते हैं। कूल्हे का दर्द कमर तक जा सकता है और नीचे घुटने तक भी आ सकता है। सम टाइम कूल्हे में दर्द नहीं होता, कमर में दर्द बताता है मरीज और घुटने में दर्द बताता है, तो घुटने का रेफर्ड पेन, तो हिप का रेफर्ड पेन घुटने तक आपका आ सकता है। तीसरा है कि आपका कूल्हे का जो जोड़ है वो जाम होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये जाम होने से कैसे पता लगेगा? जैसे आपको आलती फैल लगा के बैठने में दिक्कत आ रही है, चलने में दिक्कत आ रही है, नीचे टॉयलेट, इंडियन टॉयलेट में जो बैठते हैं उसमें दिक्कत आ रही है, जाम हो रहा है, आप बैठ नहीं पा रहे, तब आपको इसका मतलब है हिप जोड़ की खराब होने की संभावना हो सकती है। तीसरा है कि आपकी जांघ की जो मांसपेशियाँ हैं वो पतली हो जाती है, क्योंकि अपन दर्द की वजह से इसको कम काम में लेते हैं और जांघ की मांसपेशियाँ पतला होना स्टार्ट हो जाती है और ऐसा लगता है जैसे पैरालिसिस हो गया है। चौथा सबसे ये दिक्कत है, उस साइड का पैर आपका छोटा होना स्टार्ट हो जाता है और आप लंगड़ा के चलना स्टार्ट कर देते हैं। शुरुआत में एक पेन होता है, धीरे 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 ये स्टिफनेस, पैर का छोटा होना, जांघ का पतला होना, ये चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। अब इसको डायग्नोस कैसे करें? डायग्नोस करने का डॉक्टर के पास हम जाएंगे, डॉक्टर एग्जामिन करता है, अब हिप को एग्जामिन करता है, बैक को एग्जामिन करता है, नी को एग्जामिन करता है और उसको लगता है कि हिप में कोई पैथोलॉजी है, देन वो एक एक्सरे
एक्सरे में सम टाइम पता लगता है, सम टाइम पता नहीं लगता है। इसकी दोस्तों 4 ग्रेडिंग होती है, 1, 2 और 3 और 4। 1, 2 जो ग्रेडिंग होती है उसमें एक्सरे में बहुत ज़्यादा सिम्टम या साइंस नहीं आते, एक्सरे में वो पहचान में बहुत सी बार नहीं आ पाता। तो उसका दूसरा तरीका है एमआरआई स्कैन। एमआरआई दोनों कुलों की एमआरआई हम करवाते हैं। सामान्यतः ये जो बीमारी है दोनों कुलों में ही होती है, दोनों कुलों में होने की संभावना होती है। एक में पहले स्टार्ट हो जाएगा, 2-3 महीने बाद दूसरे में स्टार्ट होगा। एमआरआई के ऊपर हम ग्रेडिंग भी डिसाइड कर देते हैं और डायग्नोस भी कर सकते हैं। दोस्तों इसका ट्रीटमेंट क्या है, हम बात करेंगे ट्रीटमेंट के ऊपर। ट्रीटमेंट होता है ग्रेडिंग के बेसिस पे, 1, 2, 3, 4 4 ग्रेड इसकी एवेस्कुलर नेक्रोसिस या खोले के गलने की होती है। ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में हम कुछ दवाइयाँ जैसे बिस्फोस्फोनेट है जो कि ऑस्टियोपोरोसिस में काम आती है, लेकिन इसमें भी उसका, इस बीमारी में भी उसका कुछ हद तक रोल होता है। कुछ मेडिसिन देंगे, साथ में कुछ फिजियोथेरेपी कराएंगे। और ग्रेड 1 और 2 में अगर मरीज है तो हम एक छोटा सा ऑपरेशन करते हैं, ड्रिल होल बना के, इसको बोलते हैं कोर डिकम्प्रेशन। कोर डिकम्प्रेशन वाली छोटी सी सर्जरी की जाती है, जिससे कुछ हद तक कूल्हे के जोड़ की जो खून की सप्लाई है वो छोटी नसों के थ्रू जो आती है वो खुल जाती है और ये रीजनरेशन होना स्टार्ट हो जाता है। इसके साथ दोस्तों एक नई टेक्निक आजकल आई है, इसको बोलते हैं स्टेम सेल थेरेपी। स्टेम सेल को हम बोन मैरो से लेते हैं, उनको प्रिपेयर करते हैं और कोर डिकम्प्रेशन के साथ ही उसको जो कूल्हे का जोड़ है उसमें इंजेक्ट कर देते हैं। उससे क्या होता है कि रीजनरेशन, जो बोन का रीजनरेशन, जो बोन गल गई है, ख़राब हो गई है, उसका रीजनरेशन स्टार्ट हो जाता है और जोड़ खराब होने से कुछ हद तक बच जाता है। अब ग्रेड 3 और ग्रेड 4 है। ग्रेड 3 और ग्रेड 4 को पहचानने का तरीका ये होता है कि आपको पेन है, स्टिफनेस से जोड़ जाम होना स्टार्ट हो गया, इसका मतलब ऑलरेडी ग्रेड 3 में चला गया है। ग्रेड 3 और ग्रेड 4 में हम दोस्तों इसका केवल एक ही ट्रीटमेंट होता है, वो है रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट से हम ग्रेड 3 ग्रेड 4 को ठीक कर सकते हैं। अब रिप्लेसमेंट कब कराएं कब नहीं कराएं नहीं होता। अगर आप दर्द, इतना आपको दर्द नहीं है, आप अपनी डेली एक्टिविटीज़ कर पा रहे हैं, लंगड़ाहट नहीं है आपको, तो ग्रेड 3 में भी हम उसको कुछ टाइम के लिए ऑपरेशन को टाल सकते हैं। लेकिन आपको दर्द ज़्यादा है, हम डेली एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहे हैं, अपनी जॉब से आप जॉब नहीं कर पा रहे हैं या जॉब आपकी इसकी दर्द की वजह से अपनी एक्टिविटीज़ पूरी नहीं कर पा रहे, देन हम जाते हैं हिप रिप्लेसमेंट के बारे में। हिप रिप्लेसमेंट में क्या होता है दोस्तों, हिप रिप्लेसमेंट में हम ये जो गोला, ख़राब गोला है, इसको हटा देते हैं और जो कटोरी है उसकी सरफेस को प्रिपेयर करते हैं। यहाँ पे भी एक रेडीमेड कटोरी लगाते हैं जिसके ऊपर ये गोला घूम सके और इस गोले को रिप्लेस करके रेडीमेड गोला लगा देते हैं। अब हम बात करते हैं रेडीमेड गोले के बारे में। रेडीमेड जो गोले आते हैं या रिप्लेसमेंट के जो इम्प्लांट्स आते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। टाइप ऑफ इम्प्लांट डिपेंड करता है आपकी एज पे, आपकी कंडीशन के ऊपर और आपके अफोर्डेबिलिटी के ऊपर। अलग अलग कंपनीज के इम्प्लांट आते हैं, अलग अलग टाइप के इम्प्लांट्स आते हैं। जैसे सीमेंटेड इम्प्लांट्स आते हैं, नॉन सीमेंटेड इम्प्लांट्स आते हैं, सिरेमिक इम्प्लांट्स आते हैं, क्रोमियम कोबाल्ट के इम्प्लांट्स आते हैं, एसएस के इम्प्लांट्स आते हैं। तो अलग अलग टाइप के इम्प्लांट्स होते हैं। उसको सर्जन अपनी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से और मरीज़ की कंडीशन के हिसाब से और एज के ऊपर जाके उसको इम्प्लांट को चूज